बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमने अभी नर्वस सिस्टम के सेल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इन सेल्स की ना ये बुक पे एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी याद रखने में। जहन में ना वो एक इमेज सा बन जाता है ना, तो सेल्स को याद रखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। और हमारा अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और सेल के बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम ATPase होता है, उसने इसका अपोजिट करना होता है। ATPase है ना, एनर्जी इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, गलत हरकतें करने के लिए। गलत हरकत क्या करेगा, अंदर पोटेशियम ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन बाहर से पोटेशियम को मज़ीद अंदर लाता जाएगा, ठीक है जी। और सोडियम बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन अंदर से सोडियम को मज़ीद बाहर शिफ्ट करता जाएगा। तो इसने क्या करना है, 2 पोटेशियम को अंदर लाना है, 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है और 3 सोडियम को बाहर लेके जा रहा है। ओवरऑल अंदर जो है नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता जा रहा है। क्या कर रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता जा रहा है। तो रेस्ट के स्टेट में क्या होता है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्ट के टाइम पे सोडियम पोटेशियम ATPase जो है वो अपनी हरकतें दिखा रहा होता है, और वो क्या करता है, सेल के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन 2 पोटेशियम को करता है और 3 सोडियम को बाहर निकालता है। यानी कि ओवरऑल नेगेटिव इनसाइड द सेल, नेगेटिव प्रेशर जो है ना, नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऐसी सूरत में हमारे पास जो सोडियम बेचारा है ना, इसके जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ना सोडियम के, वो भी नहीं खुले होते रेस्ट की स्टेट में, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम ATPase जो है ना वो अपना लगा हुआ है, शुरू हुआ हुआ है, उसने अंदर नेगेटिव चार्ज ही चार्ज किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, अगला स्टेप आता है एक हमारे पास आता है स्टिमुलस, ठीक है। अब स्टिमुलस आ गया हमारे पास, उस स्टिमुलस ने क्या करना है, अगर तो स्टिमुलस आया है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, अगर तो वीक स्टिमुलस आया है ना, तो वो चार्ज को जो है ना वो करेगा तो सही, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन तो करेगा लेकिन थोड़ी सी देर के लिए ओपन करेगा। तो हमारे पास ना अंदर हमारी डिज़ायर के मुताबिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आता है एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया, उसने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन किया। ये देखें, वीक स्टिमुलस ने ना थोड़ा सा सोडियम अंदर लाया था, ठीक है। तो हमारे पास हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू नहीं आई पॉजिटिव चार्ज की। रेस्टिंग की स्टेट में ना -70 मिली वोल्ट जो है ना, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है अंदर, -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल होता है। तो हमें चाहिए होता है -50 या इससे ज़्यादा, यानी कि -40 -30 यहाँ तक, ताकि न्यूरॉन फायर हो सके, चार्ज सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। वीक स्टिमुलस ना -50 तक नहीं ला सकता। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करता है, ठीक है। सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो ये जो बाहर जितना भी सोडियम पड़ा हुआ था ना, वो सारा जो है ना वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास सोडियम चैनल जो है ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो यहाँ से सोडियम अंदर जा रहा है, अब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से -70 से -60 -50, ठीक है, यहाँ तक चला जाएगा अंदर का पोटेंशियल। जब ये -50 या उससे ऊपर जाएगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, न्यूरॉन की फायरिंग होगी, और इस फायरिंग को कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये था अगला स्टेप, ठीक है जी। उसके बाद डीपोलराइजेशन के टाइम पे हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 से या तो -50 तक जा चुका है या उससे भी ज़्यादा अच्छा -30 तक जा चुका है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट में न्यूरॉन की फायरिंग हो रही होती है, ठीक है। अब एक दफ़ा न्यूरॉन ने फायर कर दिया, डीपोलराइजेशन हो गई, सिग्नल ट्रांसमिट हो गया। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, सोडियम चैनल जो है ना वो क्लोज़ हो जाता है। ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल था ना, अब ये देखें कोई गैप नहीं है अंदर, ये क्लोज़ हो गया। सोडियम बाहर से अब अंदर नहीं आ सकेगा, ठीक है। अब अंदर से जो पोटेशियम चैनल है ना, पोटेशियम ने बाहर जाना है, तो उसके लिए ये जो पोटेशियम का है ना, ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। ये अंदर से पोटेशियम को बाहर लेके जा रहा है,
अंदर से फिर पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, तो अंदर फिर से जो है ना वो नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ने लग जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो -30 से वापस -50 और वापस -70 मिली वोल्ट तक आ जाएगा। इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन कैसे हुई, अंदर नेगेटिव चार्ज फिर से बढ़ गया। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन हो गई। अब रीपोलराइजेशन से अगला स्टेप है हाइपर पोलराइजेशन का। ये कैसे होता है, सोडियम गेट्स हैं ये हमारे पास क्लोज्ड हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। इनफैक्ट जो पोटेशियम गेट्स हैं ये ओपन हैं और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम गेट्स के थ्रू पोटेशियम बाहर जा रहा है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लूज़ हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है किसका, पॉजिटिव चार्ज का। तो नेगेटिविटी अंदर बढ़ रही है। अब ये नेगेटिविटी इतनी बड़ी कि रीपोलराइजेशन हो गई, -70 तक चला गया। ठीक है, लेकिन ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं ना ये क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो हमारे पास ना ज़रूरत से ज़्यादा ही पोटेशियम लॉस हो जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पोटेशियम लॉस की वजह से -70 से भी कम, मतलब कि लेस देन -70 मिली वोल्ट तक जो है ना वो पोटेंशियल फॉल कर जाता है। और इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्यों हो रही है कि पोटेशियम चैनल जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्लोज होने में। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लॉस हो गया हमारे पास, तो अंदर सेल के अंदर जो है ना वो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसको हमने हाइपर पोलराइजेशन का नाम दिया। ठीक है, अब हाइपर पोलराइजेशन तक आ गया। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना वो फिर से अपना काम दिखाता है और वो फिर से सेल के अंदर जो है ना इन आयंस की कंसंट्रेशन को रीस्टोर करता है। जो पोटेशियम हमारे पास लॉस हुआ था उसको वापस अंदर भेजेगा, जो सोडियम अंदर है उसको वापस बाहर भेजेगा। लेकिन उसने ना क्या करना है, उसने सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है ताकि वो सेल को दोबारा प्रिपेयर कर सके फायरिंग के लिए। उसने अंदर पोटेंशियल जो है ना ये जो -70 मिली वोल्ट है इसको नहीं चेंज करना, सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सोडियम पोटेशियम ATPase ने एनर्जी इस्तेमाल करके सेल को दोबारा से प्रिपेयर करना है कि वो दोबारा फायरिंग के लिए तैयार हो सके, पोटेंशियल नहीं उसका चेंज करना। जल्दी से मैं इसको रिवाइज करूँगी। न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में सबसे पहला स्टेप है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, जिसमें क्या होता है सारे चैनल्स क्लोज होते हैं, सेल के अंदर नेगेटिविटी होती है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज होते हैं। सोडियम पोटेशियम ATPase जो है ना वो क्या कर रहा होता है, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर कर रहा होता है और मज़ीद सेल के अंदर नेगेटिविटी को बढ़ा रहा होता है। अब नेक्स्ट आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद आता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर डीपोलराइजेशन। एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया, उसने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन किया, सेल के अंदर सोडियम की इन्फ्लक्स हुई, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो न्यूरॉन की फायरिंग हो गई। फायरिंग को कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल है नर्व पोटेंशियल वो कितना होता है, -50 या फिर अप टू -30 मिली वोल्ट तक होता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो गई, न्यूरॉन की फायरिंग हो गई। अब रीपोलराइजेशन होनी है। अब जो ये जो सोडियम गेट्स से ओपन हुए थे, सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ये अंदर से पोटेशियम को बाहर निकालेंगे, अंदर नेगेटिव चार्ज को वापस से रिस्टोर करना शुरू कर देंगे, अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल है -30 से वापस -50 और वापस -70 मिली वोल्ट तक आ जाएगा। ये है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बाद है हाइपर पोलराइजेशन। ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं टाइम लेते हैं क्लोज होने में, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा पोटेशियम लॉस हो जाता है, सेल के अंदर जो है ना पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, ये जो लॉस हुआ है ना पॉजिटिव चार्ज का, इन चीज़ों को रिस्टोर किसने करना है, सोडियम पोटेशियम जो अंदर बाहर हुआ है ना इनको वापस रिस्टोर करना है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप ने। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन के बाद अच्छा जी ये हो गया उस न्यूरॉन का। वो न्यूरॉन जब यहाँ पे फायर हुआ था ना तो उसने सिग्नल ट्रांसमिट किया था। अब उस सिग्नल ने पूरे एक्सॉन टर्मिनल पे प्रोपेगेट करना है। ठीक है, प्रोपेगेट करके साइनेप्टिक ट्रांसमिशन करनी है, यानी कि टर्मिनल तक पहुँचना, वहाँ से अगले न्यूरॉन को जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू सिग्नल देना होता है। ये 6 स्टेप्स हैं न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल के। इनको हम एक दफ़ा बुक से देखते हैं जल्दी से। ये उन्होंने दिया हुआ है न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन है, देन मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन है, देन मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। जो 5वां होता है ना वो होता है प्रोपेगेशन का और 6ठा होता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का। ठीक है जी, अच्छा
अब ना इन्होंने यहाँ पे ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको मैं आपको पहले अलग से समझाती हूँ अकेला अकेला, उसके बाद हम बुक पे देखते हैं। सबसे पहले हमने देखनी है सोडियम परमेबिलिटी। हमारे पास ना सबसे पहला स्टेप था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज थे, तो सोडियम परमेबिलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सोडियम परमिएबल नहीं है। फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, जिसमें हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए, तो हमारे पास सोडियम परमेबिलिटी बड़ी 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 पीक तक पहुंची। इस पॉइंट पे जाके फायरिंग हो गई, ठीक है, ये पॉइंट हो गया डीपोलराइजेशन का, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे जो हमारे पास रीपोलराइजेशन होनी थी, उस टाइम पे सोडियम चैनल क्लोज होने लग जाएगा, सोडियम की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये सोडियम की परमेबिलिटी कम हुई, ठीक है, ये रीपोलराइजेशन की स्टेट है। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ सोडियम, यहाँ पे आप पोटेशियम नहीं देखेंगे, सिर्फ सोडियम देखेंगे, तो ये हो गई रीपोलराइजेशन। और सोडियम के केस में हाइपर पोलराइजेशन का कोई स्टेप नहीं आता, तो सोडियम जो है ना वापस फेज़ 1 में एंटर होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन फेज़ में, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, सोडियम की परमेबिलिटी फिर से 0 हो गई थी, सोडियम चैनल मुकम्मल तौर पे क्लोज हो गए थे, ठीक है। क्या हुआ, एक्शन, ये है रेस्टिंग जिसमें कोई सोडियम नहीं जा रहा, एक्शन मेम्ब्रेन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है डीपोलराइजेशन का, जिसमें सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, फिर रीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल क्लोज हुए, सोडियम की परमेबिलिटी फिर कम हो गई, और फिर से रेस्टिंग स्टेट में आ गया, सोडियम की परमेबिलिटी 0 हो गई। ये था सोडियम का। अब हमने पढ़ना है पोटेशियम का। पोटेशियम के लिए इस डायग्राम को छोड़ें, आप इसको देखें सोडियम से रिलेशन में। पोटेशियम ने क्या किया, क्योंकि हमारे पास रेस्टिंग स्टेट में बोथ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स क्लोज्ड होते हैं, तो दोनों की परमेबिलिटी 0 है, ठीक है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में यानी कि डीपोलराइजेशन की स्टेट में सोडियम की परमेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन पोटेशियम चैनल्स क्लोज्ड हैं। अभी पोटेशियम चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहे हैं, और पोटेशियम की परमेबिलिटी मैक्सिमम होती है किस स्टेट में, जब सोडियम की परमेबिलिटी कम हो रही होती है, यानी कि रीपोलराइजेशन के स्टेट में सोडियम चैनल्स क्लोज हो रहे होते हैं, जबकि पोटेशियम चैनल्स जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ओपन होते हैं, ऐसे ही है। तो पोटेशियम की परमेबिलिटी रीपोलराइजेशन की स्टेट में बढ़ गई, जबकि सोडियम की परमेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। और उसके बाद वापस से पोटेशियम ने अब जाना है एक, किस में जाना है, पोटेशियम ने एक ना हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट आती है, ऐसे करके ना पोटेशियम का जो क्या उसका नाम है परमेबिलिटी है ना, ये ज़्यादा देर के लिए जो है ना, ये पोटेशियम गेट्स ज़्यादा देर के लिए ओपन रहते हैं। तो अब फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, यहाँ पे आके उसूलन पोटेशियम और सोडियम दोनों के गेट्स बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन पोटेशियम जो चैनल है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है अपना गेट क्लोज करने में, तो इसलिए पोटेशियम चैनल को ना ये तकरीबन इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है। तो सोडियम चैनल जो है ना पॉइंट ए पे क्लोज हो चुका है, जबकि पोटेशियम चैनल जो है ना ये पॉइंट बी पे जाके क्लोज हो रहा है, तो ये इतना सा ना थोड़ा सा लैग आता है पोटेशियम चैनल के क्लोज होने में, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सोडियम और पोटेशियम चैनल्स की, सोडियम और पोटेशियम आयंस की परमेबिलिटी का ग्राफ है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ अभी ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अब आपने देखना है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल को क्या होता है, उसका ज़्यादा ताल्लुक है सोडियम के साथ, ठीक है। क्या हुआ, फेज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक्शन पोटेंशियल भी क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कोई नहीं है। अब हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ जब सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, सोडियम की परमेबिलिटी पीक पे गई, पोटेंशियल भी पीक पे गया, यहाँ पे हो गई न्यूरॉन की फायरिंग, ठीक है। उसके बाद ये था हमारे पास डीपोलराइजेशन का स्टेप। अब हमारे पास रीपोलराइजेशन होनी है, पोटेंशियल ने कम होना है, ठीक है। रीपोलराइजेशन के केस में ये गया पोटेंशियल नीचे, ये रीपोलराइजेशन हो रही है, और इस फेज़ में, जबकि इस फेज़ में हमारे पास जो पोटेशियम की परमेबिलिटी का ग्राफ है ये मैक्सिमम पे है, क्योंकि रीपोलराइजेशन में पोटेशियम के गेट्स ओपन हो रहे थे ना, ठीक है। इस तरह से इसको आपने याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब सोडियम का ग्राफ जो है ये तो आ गया नॉर्मल पे, लेकिन इस पोटेंशियल ने सोडियम के साथ नॉर्मल नहीं होना था, इस पोटेंशियल ने थोड़ा सा और फॉल करना था। क्यों करना था, क्योंकि पोटेशियम के गेट्स जो हैं ये क्लोज होने में टाइम ले रहे हैं, तो जब पोटेशियम के गेट्स क्लोज हो गए, यहाँ तक इसने टाइम लिया, यहाँ तक एक्शन पोटेंशियल ड्रॉप किया, पोटेशियम के गेट्स क्लोज हुए, तो ये वापस से ऐसे सीधा हो गया। तो ये जो है ना, ये एक हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन का छोटा सा जो है ना ये नॉच आती है, हाइपर पोलराइजेशन का छोटा सा पॉइंट आता है। इसको हम बुक से देखते हैं, यहाँ पे बहुत गंद हो गया भाई, ठीक है। ये देखें, ये एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है,
जो कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज होने के साथ साथ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ा, सोडियम की परमेबिलिटी कम हुई तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है। और साथ में सेल के अंदर नेगेटिविटी मज़ीद बढ़ी, क्यों? क्योंकि पोटेशियम चैनल्स क्लोज होने में टाइम लगा रहे हैं। यहाँ पे आके पोटेशियम की परमेबिलिटी मुकम्मल तौर पर रेस्ट पे आ रही है, ज़ीरो पे आ रही है। पोटेशियम चैनल्स ने सोडियम से इतना टाइम लिया क्लोज होने में, तो इसीलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम चैनल के साथ रीपोलराइजेशन तक तो यहाँ तक पहुँचा, लेकिन फर्दर पोटेंशियल डाउन हुआ किस वजह से? पोटेशियम लॉस की वजह से, ठीक है। पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो टाइम ले रहे हैं क्लोज होने में, तो इसलिए फर्दर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डाउन हो गया। ये जो स्टेट है ना, ये है डीपोलराइजेशन की, सॉरी, हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट। ये ना गंदा टॉपिक है थोड़ा सा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इस ग्राफ को बहुत ज़्यादा अपने ज़हन में वो करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज करने की, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से ये जो फोर्थ फेज़ आ रही है ना, ये आ रही है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। सोडियम के ग्राफ में कोई फोर्थ फेज़ नहीं आती, ठीक है। और उसके बाद वापस से पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो की तरफ, सॉरी -70 की तरफ जाना शुरू हो जाता है, रेस्टिंग स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे पास ड्रा करने को अगर आए, सॉरी वो तो चलें एससीक्यू में आता होता है, लेकिन ओवरऑल मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनता है? ये रेस्टिंग स्टेट है, ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ तक ना उसूलन इसको वापस रेस्टिंग में आ जाना चाहिए, लेकिन ये रेस्टिंग में नहीं आता, थोड़ी सी हाइपर पोलराइजेशन होती है। हाइपर पोलराइजेशन हुई और उसके बाद ये रेस्टिंग में आया। ये है हमारे पास पोटेंशियल का ग्राफ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है जी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मेरे पास कॉन्सेप्ट है ना वो आपके जहनों में ढेल दूँ, बाकी अल्लाह ताला वारिस हैं, ठीक है जी। अभी तक ये टॉपिक इतना ही था, इसमें आपको कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।